नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है लाइव कास्ट पॉडकास्ट स्टूडियो में। तो मित्रों, आप सबने आदिवासी सॉन्ग जो हिट गाने आप लोग जो सुन रहे हैं, तो उसके पीछे जो लिरिक्स लिखने वाले शख्स हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, विशाल सेवाड़िया जी। तो आपका परिचय दे दीजिए सबसे पहले। जय आदिवासी। मैं विशाल शेवाड़े, गीतकार कंपोजर, अक्कलकुआ महाराष्ट्र से। दर्शक मित्रों को सबसे पहले आपने जो हिट सॉन्ग दिए हैं उनके नाम थोड़े बता दीजिए। ऐसा तो लिखना मैंने 2009 से स्टार्ट किया था। उसमें बहुत सारे सॉन्ग लिखे थे मैंने, 14 सॉन्ग लिखे थे। और उसके बाद में 2010 में मैंने एक सॉन्ग लिखा था जो 2021 में लॉन्च किया था। वो पहला गाना था मेरा। फिर से जब मैं आया इंडस्ट्री में तो आरती बाटली मेरा पहला सॉन्ग था जो पब्लिक को बहुत पसंद आया। उसके बाद में खाटा पेंडा है, आदिवासी पहचान है, 500 रुपये पेट्रोल, लाख रुपये मोबाइल, टमाटर, तो बाको तबले बाजे, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो इंडस्ट्री में सब दर्शकों ने पसंद किए हैं। और दर्शकों को जो अच्छे लगे इनके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे जैसे क्रिएटरों को, कलाकारों को और हमारे गानों को प्यार दे रहे हैं। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। ठीक है, तो आप अभी समझ लीजिए 14-15 सालों से गाना लिख रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे आदिवासी समाज में भी आपने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। ज़्यादातर आपके ही गाने हैं जो अभी हिट चल रहे हैं। तो आप सिर्फ आदिवासी सॉन्ग लिखते हैं या उसके अलावा भी दूसरे सॉन्ग? नहीं, उसके अलावा बहुत सारे राज्यों से मुझे कॉल आता है। जैसे मैंने गुजराती गाने लिखे हैं अभी फ़िलहाल में। अभी उसके बाद में एमपी के गाने लिखे हैं, खानदेशी गाने लिखे हैं, ईरानी गाने लिखे हैं। मराठी पालघर से मुझे काम आया है, वो लिख रहा हूँ। मुंबई से काम आया, वो लिख रहा हूँ। अभी लोकल जो आ रहा है इधर से, लोकल से तो बहुत सारा काम है। कोशिश करता हूँ हर लैंग्वेज में लिख सकूँ और वो हर गाने में कुछ अलग कर सकूँ हर लैंग्वेज में। और हमारे जैसे क्रिएटर को ऐसा लगता है कि म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं होती। हाँ। कोई वहाँ पे और उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो कोशिश करता हूँ सारे लैंग्वेज में, भारत में जितने लैंग्वेज है उसमें से 10-15 लैंग्वेज में मैं पहुँच सकूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ। सीख रहा हूँ और लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करता हूँ। हमारे बड़े भाई बापू भाई खापर से, उनसे, और कौशिक भाई है, जिगर कौशिक भाई, इनसे, और जतिन भाई, इनसे भी गुजराती का थोड़ा नॉलेज ले रहा हूँ। एमपी से हमारे दोस्त लोग हैं, आदिवुड वाले वो दोस्त लोग हैं, और उनसे पूछता हूँ ये निमाड़ी सॉन्ग का किस तरह। तो उनसे ट्रेनिंग लेके थोड़ा सोच समझ के लिखने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर ज़्यादा लैंग्वेज में लिखूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। तो आप जो सॉन्ग लिखते हैं उसमें किस किस टाइप के सॉन्ग होते हैं ज़्यादातर? उसमें लव सॉन्ग होते हैं, कॉमेडी सॉन्ग होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग होते हैं, भजन होते हैं, आरती होते हैं। और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना पड़ता है। कभी किसी को बर्थडे का सॉन्ग चाहिए तो किसी को सैड सॉन्ग, किसी को लव सॉन्ग, कॉमेडी सॉन्ग, किसी को दिल टूटा हुआ, किसी को हैप्पीनेस वाला, किसी को जैसा। और चैनल की रिक्वायरमेंट, पब्लिक की रिक्वायरमेंट, किसी को टिमली चाहिए, किसी को रमतुड़ी चाहिए, किसी को ऐसा धमाकेदार कुछ लव चाहिए। ऐसा कोशिश तो ये रहती है कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। और हमारी जब चैनल वालों से बात होती है तो सोचते हैं कि गाने की रीच ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जाए तो फिर अपनों को, कलाकारों को फेम मिलेगा और थोड़ा सा नाम मिले, पैसा मिले। क्योंकि यूट्यूब पे दर्शकों को बताना चाहूँगा और सर आपको भी कि एक गाने के पीछे कम से कम एवरेज अगर पकड़ते हैं 1.5 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख तक खर्चा लग जाता है। जी जी बिल्कुल। तो इंडस्ट्री का बेस, शुरुआत जो रहती है वो गीतकार से रहती है। गीतकार ने अगर सोच लिया कि ये गाना ज़्यादा ऑडियंस तक जाना चाहिए तो फिर वो, जैसा मैंने 500 रुपये पेट्रोल लिखा था तो उसके अंदर मैंने हिंदी, आदिवासी, अंग्रेजी, मुझे पहले तो कहा गया था कि प्योर अपने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज यूज़ करो। लेकिन मैंने उनको, जब हमारी डिस्कशन हुआ कि अपन नंदुरबार जिला या 2-4 जिलों का गाना लिखेंगे तो शायद वो अपना रीच नहीं बढ़ेगा, अपनों को आपका इतना पैसा लग रहा है तो पैसा कवर भी तो होना चाहिए। तो फिर मैंने हिंदी का थोड़ा यूज़ किया, थोड़ा अंग्रेजी का यूज़ किया। फिर वो गाना लगभग 3-4-5 राज्यों के अंदर चला। और उसके बाद में तबला तो पूरा भारत में चला। तो ज़्यादा मिक्स लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करता हूँ। जब रिक्वायरमेंट रहती है कि ये गाना प्योर इधर इसी लैंग्वेज में बनना चाहिए जी, ट्राइबल लैंग्वेज में, तो उसमें फिर पूरा ट्राइबल बनाता हूँ। जैसे खाटा पेंडा पूरा ट्राइबल बना है जी। उसके बाद में आदिवासी पहचान वैसा बना है। उसके बाद जो है तो गाने की रिक्वायरमेंट और गाने ऑडियंस के हिसाब से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। आप पहले ये बताइए कि आप स्टार्ट कब किए थे ये सॉन्ग लिखना? उसके बाद सब दोस्त लोग की कहानी, मतलब छोटी स्टोरी आपको स्टोरी रहती है सबकी। तो हम मंदिर में बैठे थे। तो मंदिर में बैठे सब, एक भंडारा जैसा लगा हुआ था। तो मंदिर में बैठे तो वहाँ पे सब आए, इकट्ठा हुए। अभी भंडारे को टाइम छोटे छोटे मतलब वहाँ पे सब दोस्त लोग सब बैठे हुए थे। तो वहाँ पे तो क्या करते अभी तो भजन गाते सा। तो भजन गाते तो हाँ बोल दे चलो भजन गाते। लेकिन भजन किसको आ नहीं रहा था। फिर अचानक से
क्या ऊपर वाले का आशीर्वाद, प्रकृति का आशीर्वाद। तो अचानक से माइंड में किधर से धुन आई। अचानक माइंड में एक शब्द आया और वहाँ पे ही मैंने बैठे बैठे वो, इससे पहले मैंने एक शब्द भी कभी लिखा नहीं था। हाँ। एक शब्द भी मैंने लिखा नहीं और अचानक से वो आ गया। तो उसके बाद में एक फ्लो बनता गया और फिर ये यहाँ तक अभी तक आपके सबके सपोर्ट और आशीर्वाद की वजह से एक सफ़र जारी है। तो आप ये आदिवासी सॉन्ग जो आपने लिखे हुए हैं, जितने अभी पूरे हिट जा रहे हैं, पूरे अभी भी चल रहे हैं मार्केट में, तो ये आदिवासी सॉन्ग लिखना कब स्टार्ट किया आपने, वो बताइए, और कैसे? आदिवासी सॉन्ग लिखना मैंने 2009 से स्टार्ट किया, जब मुझे 14 गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हाँ। कुशल सेठ करके यहाँ पे एक म्यूज़िक स्टूडियो चलाते थे, उनके पास से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसके बाद में तो फिर ज़्यादा काम नहीं मिला, तो रह गया 10 साल तक। फिर मैंने गाना लिखना तो कभी बंद नहीं किया 10 साल तक, तो फिर सोचते ही रहे खुद का करेंगे जी। और यूट्यूब पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं था मेरा। तो 2021 में जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में फिर मैं मोबाइल लेके बैठा तो मैंने गाने सुने अपने आदिवासी इंडस्ट्री के, तो अच्छे लगे मुझे। तो मैंने बोला मैं भी 1-2% अपन लिख सकते हैं, ऐसा मुझे पता था। तो कुछ बड़ा, बहुत बड़ा नहीं लिख सकते ऐसा, लेकिन 1-2% लिख सकते हैं ऐसा। फिर मैंने रीस्टार्ट किया। फिर 2010 में मैंने गाना लिख कर रखा हुआ था अर्धी बाटली, वो 2021 में लॉन्च किया। वो पब्लिक का उसको बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट। पूरे 2-4-5 राज्यों के अंदर उसने मतलब ऑडियंस कवर की। और वो गाना लिखने का उद्देश्य भी यही था। 2010 में जब लिखा था, मुंबई में, अब ठाणा में मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे बाजू में एक बार था, तो वहाँ पे हम रहते, उसके बाजू में बार था। तो वहाँ पे मैंने वो ये सिचुएशन देखी पीने वालों की। फिर वो जो गाना वहाँ पे वो लिखा था ठाणा में बैठकर, और गाना 21 में लॉन्च किया। तो उसका लिखने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा इंसान ने लिमिट करना चाहिए। उस गाने में मैंने और मेरे दोस्त ने एक्टिंग की है, जय भाई वसावा ने। तो आप वो गाना देखना, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर की मैंने पूरा मतलब उनका जो परिस्थिति वो दिखाने की कोशिश की, कि जैसा पहले मुखड़े के अंदर स्टार्ट किया। मुखड़े के अंदर ऐसा वो दारू पी के आ रहे हैं, तो उनका दोस्त उनको देख के छुप जा रहा है, गाड़ी वाला डांट रहा है, साइकिल वाला लात मार रहा है, शादी वाला उनको भगा दे रहा है। तो और मैंने बहुत सारे उनके पीने वालों की जो परिस्थिति है, ज़्यादा पीने वालों की, या फिर वो जो उनको जो तकलीफ समाज की तरफ से, या फिर उनको किस नज़र से देखा जाता है, वो पूरा मैंने उसका चित्रित करने की कोशिश किया है। ये मेरा उद्देश्य था और इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, रीस्टार्ट हुई थी ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा वापस से। फिर उसके बाद में बहुत सारे इंडस्ट्री का बहुत सारा काम मेरे पास में आया। तो बाको तबले वाजे, 500 रुपये पेट्रोल, लाख रुपये मोबाइल, टमाटर, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो अभी ऑडियंस को भी पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आप जो गाना लिखते हैं, गाना लिखने के बाद आपका उस पर वापस से क्या काम रहता है लिखने के अलावा? हाँ, लिखने के अलावा जो गाना जब मेरा लिखा गया, तो फिर मेरा काम रहता है उसको ठीक से कंपोज करना। हाँ। कंपोज करना, उसकी धुन अच्छी बननी चाहिए, उसका राग अच्छा बनना चाहिए, उसकी मेलोडी किस तरह अच्छी निकले, वो सब ध्यान देता हूँ। गाना लिखने के बाद में फिर सिंगरों के चैनल वाला के पास में रफ सॉन्ग जाता है। फिर उनको अगर पसंद आया तो फिर वो सिंगरों के पास में ऑडियंस रिहर्सल के लिए भेज देता हूँ मैं। रिहर्सल होने के बाद में हमारा काम फिर स्टूडियो में आता है। स्टूडियो में फिर वो जैसा स्टूडियो में फिर स्केल डिसाइड होती है, कौन सी स्केल पे अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें। फिर वो ठीक से गा रहे हैं क्या, कंपोजिशन ठीक से गा रहे हैं क्या, ये देखते। फिर गाना इस तरह रिकॉर्ड होता है। मेरा रोल लगभग वहाँ का स्टूडियो तक रहता है। उसके बाद में चैनल वालों को हैंड ओवर हो जाता है वो गाना पूरा ऐसा। तो अभी आप मेरे को बताइए कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादातर नहीं है ना? को झूठ तो नहीं बोलूँगा, समय बहुत समय नहीं मिल रहा मुझे उस चीज़ के लिए। काम बहुत सारा आया है, तो फिर वो सबको न्याय देना। एक बार इंस्टाग्राम इसमें इंसान स्क्रॉल करते रह गया तो फिर उसमें रह जाता है। ये मेरा मानना है। दोस्त लोग बोलते हैं मुझे, आप भी आओ, आपका कंटेंट डालो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अभी समय नहीं है, अभी डालेंगे कि फिर जब समय मिलेगा, थोड़ा फुर्सत मिलेगी। ज़्यादातर फोकस मेरा लिखने पर है, तो वो वजह से शायद समय नहीं मिल रहा है। तो आप एक महीने में कितने सॉन्ग्स लिख डालते हैं? क्रिएटिव काम है, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि एक महीने में इतना ही गाने लिखाएंगे, लेकिन अच्छा काम निकालने के लिए थोड़ा समय लगता है जी। शायद वो महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी, 20 दिन भी, कभी कभी 4-5 दिन में भी होता है। लेकिन एवरेज अगर निकाले तो 2 से 3 सॉन्ग में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एक महीने में। जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई सॉन्ग लिखने के लिए आता है, ठीक है, बोल रहा है मुझे लव सॉन्ग करना है, तो आप क्या सोच के फिर उनके लिरिक्स लिखते हैं?
उन हाँ वो लव सॉन्ग बोला, फिर वो बोलते आपके हिसाब से लिखिए, तो मैं मेरे हिसाब से लिखता हूँ। हाँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई स्टोरी बताई तो उस पर लिखता हूँ, या फिर उन्होंने कोई रेफरेंस भेजा तो उस पर लिखता हूँ। तो जैसे रेफरेंस आया है फिर उनको और उनके पास स्टोरी वगैरह भी रहती है। हाँ स्टोरी पे भी लिखवाते हैं कुछ लोग, स्टोरी पे किसी को सैड सॉन्ग। अभी हमारे दोस्त ब्लॉगर बाबा करके है व्यारा से, उनके लिए भी सॉन्ग लिखे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट थी, अच्छा। उनके लिए लिखे हैं। उसके बाद ब्लॉगर बाबा तो अभी सॉन्ग नहीं बनाते ना, आई थिंक। मैंने अभी 2 सॉन्ग लिखे उनके लिए, अभी रिकॉर्ड हो गए दोनों भी। तो विशाल जी, अभी हमारे ऑडियंस को थोड़ा ये भी बताइए कि जो आप गाना लिखते हैं उस पे फिर जो सिंगर का रोल रहता है आगे आगे जाके, आप कंपोजिशन वगैरह कर दिया उसके बाद में, तो वो उनका सिलेक्शन कैसे होता है, फिर उनका क्या उसमें फिर आगे कैसे रहता है सब? गाने के जॉनर के हिसाब से, सॉन्ग के जॉनर के हिसाब से, स्केल के हिसाब से सिंगर सिलेक्शन होता है उसमें। मेरे इंडस्ट्री के सभी दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त सिंगर सभी अच्छे मेरे दोस्त थे, लेकिन सिंगर का रेंज देखना पड़ता है। वो सिंगर उसकी स्केल देखना पड़ता है, वो स्केल उसके गाने के हिसाब से है क्या, फिर वो हिसाब से सिलेक्शन होता है। उसमें प्रज्ञा दीदी है, जिगर भाई है, कौशिक भाई है, पल्लवी दीदी है, सचिन भाई है, उस भाविन भाई है, ये सभी का स्केल जॉनर लगभग अलग अलग होता है। उनकी रियाज अलग होती है, उनका पोटेंशियल अलग होता है। तो फिर सभी से लगभग मैं एक, कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि एक गाना में मैं 3-4 सिंगरों को भेजता हूँ। हाँ। फिर वो उनकी वहाँ पे मेहनत यूज़ होती है। कभी उनको किसी सिंगर को वहाँ पे नहीं लिया गया तो उनको पता है कि विशाल भाई ये गाने को मेरा वॉइस टेस्ट के लिए भेजा है, तो फिर वो हिसाब से वो गा के उतने मेहनत करते हो मेरे लिए, हाँ इंडस्ट्री के लिए, कि वो गा के भेज देते हैं। फिर वो उनका सिलेक्शन होता है कि हाँ आप गा सकते हो, फिर उनको हम लेते हैं। ये हिसाब से सब सपोर्ट, मतलब एक सपोर्ट बेस भी है, और इस तरह हमारी प्रोसेस होती है आगे की। और मतलब आपके ये इंटरव्यू के अंदर मैं सभी पर्सनली थोड़ा सा मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि मेरे जो अपने इंडस्ट्री के आदिवासी सभी दर्शक हैं, इनका भी मैं जितना प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मेरे सपोर्ट में जो मेरे बड़े भाई है बापू भाई, प्रज्ञा दी के पिताजी है, उसके बाद मेरे फैमिली के लोग हैं, इनके सबका सपोर्ट मिल रहा है, और दोस्त लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो उनका भी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये वजह से आज थोड़ा सा काम करने में मज़ा आता है कि सब लोग सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी सुनने मिलता है, कमेंट में सुनने मिलता है, देखने पढ़ने मिलता है, या फिर लोगों सुनने मिलता है कि विशाल शेवाड़े ने लिखा हुआ गीत है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है। तो वो सब चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अच्छा अप्रिशिएशन आए तो उसको दिल से स्वीकार करता हूँ, और कुछ मेरा नेगेटिव अगर में से लिखा जाए तो उसको मैं सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। और सर एक गाना मैं भी बीच में कोई गाना ऐसा हुआ था कि कुछ भी हुआ था, लेकिन मैंने बोला आप गाना फिर ठीक से सुनिएगा। मैं कोशिश तो करता हूँ कि 99% गाना ओके रहो, भगवान 100% होते हैं, इंसान कभी 100% हो नहीं सकता। राइट। तो फिर गलती होती है, लेकिन मैं गलत तो कभी नहीं लिखता। कोशिश तो ये करता हूँ गलत ना लिखो। तो बस ये तरह चल रहा है काम। तो आप सभी का सपोर्ट बनाए रखना मेरे लिए। और कभी कभी जो अभी आपने बात की, जैसे गाने पे विवाद हो जाता है, तो इतना मतलब वो कैसे रहता है गाने पे, मतलब ज़्यादातर क्या रहता है उसमें? सुनने वालों के, देखने वालों के नज़रिए पे होता है। हाँ। अभी जो गाना पे थोड़ा विवाद हुआ था, तो बाको तबले बाजे, तो मैंने तो वहाँ पे ऐसी चीज़ लिखी थी। मैं थोड़ा सा एक लिखा था कि माँ बाको तबले बाजे फिरी फिरी नाचोरा। हाँ। मैंने चो लगाया था नाचोरा। हाँ। तो किसी ने सुना कि माँ बाको तबले बाजे फिरी फिरी नाचोरा। हाँ। उसने, वो लड़की खुद पे नहीं ले रही, वो बोल रहे फिरी फिरी नाचोरा। हाँ। तो नाचो वो लड़के को बोल रही है, हीरो को बोल रही है। हाँ। तो मैंने तो क्लियर लिखा है। आप सुनने वालों के उसमें कोई किसी ने ऐसा सुन लिया तो उसमें कुछ नहीं कर नहीं सकता। वो गाने के मनोरंजन के लिखा जाता है ज़्यादातर वो गाना। हाँ। तो उस पे मतलब क्या लिया था लोगों ने? हाँ कि भाई बाप तबला बजा रहा है और लड़की नाच रही है, तो हाँ। ऐसा सोच रहे थे। लेकिन मैंने बोला ये ऐसा नहीं है। माँ बाको तबले बाजे फिरी फिरी नाचोरा। वो हीरो को आप ठीक से सुनना। वो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जिनको इस बात पे आपत्ति वो भी ठीक से सुनना चाहिए, आपको सही मिल जाएगा। और हर बात के लिए मैं बैठा हूँ। ये चीज़ अभी जब एक खटा पेंडा गाना है, तो पूरा कल्चरल दे जो अपने पारंपरिक जो पूर्वजों से खाते आ रहे हैं, सब्जी है, रोटी है, उसके बारे में मैंने उल्लेख किया है। उसके अंदर 9 अगस्त का उल्लेख किया है, उसके ढेर सारा प्यार मिलता है। आदिवासी पहचान के अंदर कल्चरल दिखाया, सांस्कृतिक दिखाया, उसमें प्यार मिल रहा है। और देखो एक संजय सर मेरा एक हमेशा मानना रहा है
जब से हम पूरे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात की आदिवासी इंडस्ट्री में जो कलाकारों ने काम करना स्टार्ट किया है, जब से जो नेशनल लेवल के जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर मनोरंजन इंडस्ट्री, उसका किधर वो उसका शेयर हम लोगों ने खींच के लाया है और अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है। हाँ। इसमें सोंगाड़े को जो 50-60 साल से जो काम कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा रोल है। राय सिंह मामा जैसे, गोटू मामा जैसे, इनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कालू सिंह मामा जी, इनका बहुत बड़ा रोल है। उनकी लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। उनके ही काम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सिर्फ मॉडर्न तरीके से रख रहे हैं। बाकी सबसे पहला बेस तो उनका वो ही है। उन्होंने इंडस्ट्री को घर घर पहुंचाया, फिर हम आगे लेके चल रहे हैं। तो ये तरीके से अपना काम कर रहा है। और इंडस्ट्री में आदिवासी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो इसको अप्रिशिएशन देना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। अपना कल्चर दिखेगा, अपनी लैंग्वेज दिखेगी, अपना पहराव दिखेगा। और हो सकता है अपन रहे ना रहे, लेकिन 50, 60, 100 साल के बाद में भी ये चीज़ दिखने वाली है। तो यूट्यूब के पास में ये कैपेसिटी है, यूट्यूब के अंदर ये पोटेंशियल है, आपकी चीज़ 100 साल भी संभाल के रख सकता है। तो आने वाले, हो सकता है आने वाली पीढ़ी देखे कि हम हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह लिखते थे, इस तरह गाते थे, इस तरह दिखते थे, इस तरह नाचते थे, इस तरह बोलते थे। तो ये हमारा कल्चर भी प्रिजर्वेटिव हो रहा है। तो मैं ये पॉजिटिविटी को हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। कमेंट को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ कि उसके अंदर क्या सीखने जैसा है। इंसान ने सीख उसमें या नेक्स्ट टाइम वो क्या गलती हमसे हो रही है जो हमने देखी नहीं पहले, हाँ। कि लोग उसको कैसे उल्टा ले रहे हैं, जबकि हमारा वैसा मीनिंग था ही नहीं। हाँ। और एक सॉन्ग ऐसा ही हुआ था अर्धे बाटली के टाइम पे। मुझे एक कॉल आया कि शायद उन्होंने वीडियो बना के डाला था कि तुमने ऐसा गाना क्यों लिखा। मैंने बोला आपने वीडियो देखा क्या? हाँ। तो नहीं, वीडियो ने देखा। तो मैंने, आप वीडियो देखिए फिर बात करते। हाँ। वीडियो देखने के बाद में वो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। वो बोले कि सर मुझे माफ़ कर दो, हाँ। मैंने वीडियो देखा नहीं था, आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया। फिर आप किसके कहने पे? नहीं, बोले थे कुछ लोग। तो बोले मुझे किसी ने, 1-2 लोगों ने मुझे बताया था कि गाने का विरोध करना है, आप बोलते हो उसके लिए आप। तो हर अच्छा बोलने वाले इंसान को आप ये नहीं बता, थोड़ा उसको अच्छा मार्गदर्शन करना चाहिए। चलो ये वीडियो देखा, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव देखो, जो आपको खुद से लगे वो उस पर कमेंट करना चाहिए ना जी। या फिर मैं आपको बोलूँ आप सर आप बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन आप मेरे लिए एक काम करो, उस इंसान का विरोध कर दो। तो ये बात ठीक नहीं है। मेरा लगता है मनोरंजन को मनोरंजन तरीके से लो और आदिवासी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, ताकि हम कुछ तभी कल्चरल भी कर सके, मनोरंजन भी कर सके। और आदिवासी इंडस्ट्री आज डेवलप हो रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक लेगेसी बढ़ रही है आगे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपका कोई भी ऑडियंस का सवाल रहता है तो वो कमेंट कर दीजिएगा। हम विशाल जी से वापस कांटेक्ट करेंगे और उनके साथ वापस से पॉडकास्ट करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपसे पूछनी है, बस आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। जय आदिवासी, धन्यवाद।